ओके, हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे है ट्यूसडे। आज हमारा डे क्या रहेगा? पॉलिटी का। तो पॉलिटी में आज हमारे टॉपिक्स क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इसके साथ क्या हो जाएगा? पूरा एक यूनिट ऑफ लक्ष्मीकांत कवर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन डीपीएसपी पे है। थोड़े से यूपीएससी अब क्या कर रही है? पॉलिटी में ट्रेंड चेंज कर रही है। अब वो क्या कर रही है? बेसिक फैक्ट्स डीपीएसपी के पूछ रही है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो उसी के बेसिस पे जो लक्ष्मीकांत में फैक्ट्स गिवन है उसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया है कि डीपीएसपी के ये फीचर्स है। ओके, सेकंड क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है, आपको मेंस के लिए भी तैयार करना है। वेरियस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, तो उसी के बेस पे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एक स्टेटमेंट गिवन है पैसेज बेस्ड, तो वो एक किसी पर्टिकुलर जजमेंट से रिलेटेड है। तो प्लीज रीड करो और सॉल्व करो ये क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी रिलेटेड यूपीएससी क्या कर रही है? डीपीएसपी से कोई आर्टिकल उठा लिया या फंडामेंटल ड्यूटी का कोई एक प्रोविजन उठा लिया और डायरेक्टली पूछ रही है कि ये किसको बिलोंग करती है, फंडामेंटल ड्यूटी है या डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है या प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करे, तो यही उसी को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड वेरियस जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता, रादर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड कौन कौन सी जजमेंट्स है, ये पेयर बेस्ड मैच्ड है क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको पेयरिंग करनी है। कौन सा पेयर? वन का आंसर सी है, बी है, ए या डी, कुछ भी है, तो वो आपको पेयरिंग करना है इसमें। ओके, तो ये आप सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें कुछ प्रोविजंस गिवन है, ऑप्शंस है, इसमें से एक इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कीवर्ड है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। ये चीज ध्यान रखनी होती है हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन देखने में। ओके, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो एंड प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीपीएसपी पे, विच आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो हमने बोरो किया है डीपीएसपी, हमने कहां से बोरो किया है? सी, हमने बोरो किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिन्होंने कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पर हमने कहां से कॉपी किया है? आयरिश से बोरो किया हमने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, हमने स्पेनिश से बोरो नहीं किया, बोरो आयरिश ने स्पेनिश से किया था, ये ध्यान में रखना बस। फर्स्ट इज रॉन्ग। देन इसमें एक और फैक्ट आता है आजकल, मतलब आप देखोगे कि वेरियस सोर्सेस में होता है। डीपीएसपी से रिलेटेड एक और कमेटी है विच इज नोन एज सप्रू कमेटी। ये 1945 में सेटअप हुई थी। तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? इसने कहा था कि आप राइट्स प्रोवाइड करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दो तरह के राइट्स, एक होने चाहिए जस्टिसिएबल राइट्स, एक होने चाहिए नॉन जस्टिसिएबल। तो बेसिकली डीपीएसपी की पहली बात कहाँ पे हुई थी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सप्रू कमेटी ने बात की थी। फिर हमने जाके आयरिश से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था, राइट? ये ध्यान रखना, एक कमेटी सप्रू कमेटी। बिकॉज यूपीएससी अब पोस्ट इंडिपेंडेंस और थोड़ा सा 1940s वाले पीरियड पे क्वेश्चन पूछ रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे भी पूछ रही है क्वेश्चंस। ओके, देन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो सकता है? इधर बी और सी, अभी भी हम श्योर नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखें तो ये सही है। दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत का पॉइंट है, फैक्ट है। तो थर्ड इज राइट। स्टिल वी हैव टू चेक दी कि सेकंड पॉइंट सही है या नहीं है। ओके, तो सेकंड क्या बोल रहा है? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल। सी, उसमें क्या था बेसिकली? अभी ये सारे अमेंडमेंट्स थे, ये क्या थे? बेसिकली ये डिबेट चल रही थी फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की। तभी जाके केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी अबाउट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी वगैरह वो सब, राइट? फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन इमर्ज हुआ था। तो लाइकवाइज अब देखो डीपीएसपी स्टार्टिंग ऑफ द डे, जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट हुआ है तब से नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग से नॉन जस्टिसिएबल है। एंड अबाउट 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ इसके क्या प्रोविजन थे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के।
और मुझे ये भी बताओ फंडामेंटल राइट क्या अचीव करना चाहता है और डीपीएसपी क्या अचीव करना चाहता है। जैसे हम कहते हैं जस्टिस अचीव करना में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो फंडामेंटल राइट क्या अचीव कर रहा है, डीपीएसपी क्या अचीव कर रहा है, ये भी मुझे बताओ। ओके तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसने क्या कहा था कि आर्टिकल 39 बी एंड सी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें किसी लॉ में और वो इनकेस वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट 1419 को, तो इन दैट केस वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। ये ध्यान में रखना बस। और मुझे बताओ आर्टिकल 39 बी एंड सी के प्रोविजंस क्या क्या है। देखो रिविजन्स हो रही है, आपको मेंस में भी यूज़ करना है, तो आपको अभी से ये फैक्ट्स याद होने चाहिए ताकि आपके अंदर से निकल के आए जब आप आंसर लिख रहे होगे, ऑटोमेटिकली आए, राइट। सो 1 and 2 आर रॉन्ग, 3 इज करेक्ट, सो आंसर शुड बी सी, 3 ओनली। सप्रू कमेटी, ये मैंने बताया आपको, ये आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो, एंड ऑल्सो आर्टिकल 14, 19 एंड 31 ऑल्सो, यस। ओके सेकेंड क्वेश्चन, देखो मिनर्वा मिल केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें यू सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर की डिफाइन की थी। एक कहा था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल रिव्यू का था। देन एट द सेम टाइम जुडिशरी और पार्लियामेंट में थोड़ी सी डिबेट चल रही थी कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है नहीं डीपीएसपी की प्रोविजंस, तो ये डिबेट चल रही थी। ऑल्दो केशवनंदा भारती केस में सेटल कर दिया था, पर स्टिल डिबेट्स वाज कंटिन्यूइंग। तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लाइंग ओवर द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो ये बेसिक प्रोविजन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, पर हाँ जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा था केशवनंदा भारती केस में भी कि आर्टिकल 39 बी एंड सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकती है, 14, 19, 31। तो ये था, तो ये ध्यान में रखना बस। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है मिनर्वा मिल्स केस, और ये न्यूज़ में भी बहुत रहता है और यूपीएससी इस पर पूछेगी जल्दी क्वेश्चन, तो प्लीज़ ध्यान में रखना ये। और मुझे वीडियो पॉज करके बताओ चंपक दोराइजन केस, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। जस्ट एक जिस्ट पता होना चाहिए इन केसेस का, तो वो मुझे बताओ वीडियो पॉज करके। तो एक्सप्लेनेशन वही है, सेम चीज जो मैंने कहा आपको। ओके थर्ड क्वेश्चन, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन है, टोटल कितनी है, 11 गिवन है, 11 ड्यूटीज़। तो कुछ 10 ड्यूटीज़ हमने पहले ऐड की थी, तो मुझे वीडियो पॉज करके बताओ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ऐड की है। फिर मुझे बताओ वेदर दे आर जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल, दिस फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी। देन अभी रिसेंटली हमने 11th ऐड की है, तो मुझे बताओ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास की, राइट, और क्या फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी लिस्ट डाउन करो, वो 11 की 11 आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एथिक्स के आंसर में, GS3 के 1, 2 पेपर, ऐसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये क्या हमारी वैल्यूज़ है और वैल्यूज़ ही एथिक्स का पेपर है। तो वो 11 की 11 ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी प्रमोट करिए पेट्रियोटिक वैल्यूज़ फॉलो करो, तो आपको ये ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। एंड इट इज़ अ गुड थिंग आप लोग लिख रहे हो वो कमेंट सेक्शन में, तो बाकी लोग भी रीड कर रहे हैं, तो सबकी लर्निंग हो रही है। इससे क्या हो रहा है, कलेक्टिव एफर्ट्स आ रहा है और सबकी ग्रोथ हो रही है, और यही चाहिए हमें। वील मूव लाइक अ टीम एंड वी ऑल विल सेल थ्रू एंड अचीव आवर ड्रीम्स, राइट। ओके तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कौन कौन सी है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होती है, कंपोजिट कल्चर हमारा डीपीएससी में भी मैंशनड है, पर इसमें भी मैंशनड है, वहाँ पे मेंशन है कंपोजिट कल्चर किसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, गवर्नमेंट। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो फर्स्ट इज करेक्ट। देन सेकंड बोले टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सोशल जस्टिस, राइट, सॉरी इनजस्टिस, सोशल जस्टिस मेंटेन करना है हमें, तो सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना है। तो ये क्या है, ये हमारा डीपीएसपी का रोल है, नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। देन थर्ड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सही है और यही आप इसको यूज कर सकते हो। गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी के 7 सिंस थे, तो गांधी जी का 7 सिन था विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे बताओ वो कौन सी सिन था जो इससे मैच करता है, इसकी और रिफ्लेक्ट करता है।
वीडियो पॉज करके, बिकॉज यूपीएससी पूछ भी चुके एक बार 7 सिंस ऑफ गांधी जी। तो वो मुझे उसमें से एक सिन बताओ कौन सा था और जो इससे लिंक्ड है। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटी से गांधी के सिंस भी लिंक्ड है, तो वही आप गांधी जी के सिन एथिक्स में भी यूज़ करो, यही फंडामेंटल ड्यूटी भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो मुझे वो पॉज करके बताओ। ओके, तो थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो यही हम कर रहे हैं, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि हम एक्सेल करें जिस भी हम स्फीयर में। जैसे आप लोग यूपीएससी में एफर्ट डाल रहे हो तो आप उसमें एक्सेल करो। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो ईजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा फैक्चुअली याद करना है। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, और ये 2 स्टेटमेंट सही है ये भी, और फोर्थ डीपीएसपी का पार्ट है, नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। दैट मीन जो सेकंड स्टेटमेंट थी सोशल इंजस्टिस वाली। ओके, देन हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो डॉक्ट्रिन है वो सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू अपहेल्ड की है। तो कौन कौन से जजमेंट्स, केसेस और पीरियड हम देखें तो मिनर्वा मिल केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जुडिशियल रिव्यू अपहोल्ड किया था। तो 1 का आंसर ए होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइज ओवर द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, राइट। देन इंदिरा सोनी केस, फेमस रिजर्वेशन रिलेटेड केस, इसको मंडल केस भी बोलते हैं। इसमें क्या था, राइट टू इक्वालिटी अपहोल्ड की थी, तो बेसिकली रूल ऑफ लॉ। तो सेकंड का आंसर बी होना चाहिए। थर्ड, किलहोटो होलोहन वर्सेस जैची हिलू केस, इसमें क्या था, बेसिकली डिफेक्शन रिलेटेड था, जो 10th शेड्यूल था डिफेक्शन, और स्पीकर की कितनी पावर है विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्या अपहोल्ड कर रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो थर्ड का आंसर सी होना चाहिए। लाइकवाइज एसआर बोमाई केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेक्युलरिज्म को भी अपहोल्ड करता है, फेडरलिज्म को भी अपहोल्ड करता है, सोशल जस्टिस, बहुत सारी वैल्यूज को अपहोल्ड करता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस 1994 में। सो फोर्थ का डी, सो आंसर ये होना चाहिए। 1 का बी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1 का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, दिस शुड बी, यस, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, क्लियर। तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। तो पेयर 1B मिनर्वा मिल केस जुडिशियल रिव्यू था। इंदिरा सोनी केस इट्स अबाउट रूल ऑफ लॉ, जिसमें रिजर्वेशन की बात की थी, ओबीसीज एंड ऑल की। देन थर्ड क्या बात करें, किहोटो होलोहन केस, इसमें क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डिफेक्शन रिलेटेड था ये। 10th शेड्यूल ध्यान में रखना है, एंड स्पीकर की पावर के बारे में, पावरफुल रोल गिवन टू द स्पीकर, ध्यान रखना। डिफेक्शन केसेस कौन हैंडल करता है, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट कोर्ट, स्पीकर हैंडल करता है। देन एसआर बोमई केस, ये क्या, फेडरलिज्म, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की वैल्यू अपहोल्ड की थी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू ये भी यूपीएससी पूछ सकती है कि जुडिशियल रिव्यू कौन कौन से केसेस में अपहोल्ड की थी। तो मुझे एटलीस्ट 4 केसेस बताओ आप लोग, एटलीस्ट 4 केसेस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को अपहोल्ड किया है। एक हमने अभी देख लिया एसआर बोमाई केस, राइट। एक अभी हमने पहले देखा मिनर्वा मिल केस, 2 तो आपको यहीं पता चल गए, 2 और बताओ। एक यूपीएससी ने डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में, GS2 के पेपर में, जुडिशियल रिव्यू रिलेटेड। उस केस का नाम था, उसमें मेंशन था कि उस केस ने क्या फीचर अपहोल्ड किया है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ऐसे भी यूपीएससी पूछ सकती है, तभी जजमेंट्स आपको आनी चाहिए अच्छे से। ओके, लास्ट क्वेश्चन अबाउट द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है, तो देखो प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली हमने क्या बेसिक स्ट्रक्चर से ध्यान में रख के दिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स हमारा रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने क्या रखा है कि कुछ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम इजीली कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। देन कुछ फीचर्स है जो बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उनको अमेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट रखा है हमने, ताकि रिजिडिटी मेंटेन रहे। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर हमारा क्या है, एक फ्लेक्सिबल भी है, इजी वे भी है और डिफिकल्ट वे भी है। तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, बिल कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर, जो अदर एमपीज है, या फिर मिनिस्टर। तो ये सही है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसमें ध्यान रखना, मुझे बताओ क्या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या नहीं? मुझे वीडियो पॉज करके बताओ। ओके, सेकंड,
वो कह रहा है बिल डज नॉट रिक्वायर द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ नहीं रिक्वायर चाहिए होती प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड में एक्चुअली थोड़ा ट्विस्ट किया था मैंने। थर्ड में क्या बोल रहा है, बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर पास करना है तो दो वे से होता है, या तो सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी, नॉट इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो ये थर्ड इज रॉन्ग। अब मुझे वीडियो पॉज करके बताओ, अब आपको पता चल गया मेजॉरिटीज कौन कौन सी होती है, सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव, एक और मेजॉरिटी होती है, तो वो भी मुझे बताओ। तो 4 मेजॉरिटीज होगी, सबकी एक्सप्लेनेशन मुझे बताओ और इफेक्टिव की भी बताओ मुझे, इफेक्टिव क्या होता है। ओके देन तो दिस इज रॉन्ग। फोर्थ, प्रेसिडेंट कैन नीडर विदहोल्ड हिज असेंट, मतलब वो अपनी असेंट नहीं रोक सकता, ना वो रिटर्न कर सकता है बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये सही है, बिकॉज अगर वो बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है दैट मीन्स प्रोविजन होना चाहिए। अगर डेडलॉक हो गया तो जॉइंट सिटिंग के लिए, तो जॉइंट सिटिंग कोई प्रोविजन नहीं है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और ना प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकता है ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, उसको असेंट देना ही पड़ेगा, ये है बेसिकली। तो ये ध्यान में रखना। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। ओके देन रिगार्डिंग इफेक्टिव मेजॉरिटी वो क्या होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी एक नई टर्म है, जैसे आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। इफेक्टिव मेजॉरिटी लक्ष्मीकांत में मेंशन है, उसमें मेंशन होता है कि बिल नीड्स टू बी पास्ड बाय ऑल द देन मेंबर्स, ये मेंशन होता है। सो दिस मीन्स बेसिकली इफेक्टिव मेजॉरिटी। देखो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट होता है सपोज टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में कितनी है 552, या चलो राज्यसभा लेते हैं 245 फिल्ड अप है, राइट। अब इसमें क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी 245/2, इसका 50%, तो कितना बनता है, मतलब 122, तो 123 हो गया। 123 सीट्स चाहिए आपको फॉर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पर इन केस ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, सपोज उन 245 सीट्स में से सपोज 45 वेकेंट है, 45 आर वेकेंट, तो रह कितनी की, तो फिलअप कितनी की सीट्स 200। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होगी, अब इसका 50% + 1, तो 50% हो गया 100 + 1, दैट मीन्स 101 सीट्स चाहिए, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा है एब्सोल्यूट का, इफेक्टिव का, ये डिफरेंस पता है। तो वही मुझे बताओ सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी में, उनमें भी क्या डिफरेंस होता है। ओके आई होप फ्रेंड्स ये सेशन हेल्पफुल था, राइट। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, वही है सेम जो मैंने कहा था। इन एडिशन टू दैट ये थोड़े से प्रोसीजर है कैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ताकि मतलब आपका यहीं से टॉपिक तैयार हो जाए पूरा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट वाला, राइट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम क्या लेके आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा, जो प्रीमिक्स के क्वेश्चन है इसी लेवल के हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे टेस्ट सीरीज में। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 30 टेस्ट होंगे टोटल। उसको 3 लेवल में रखा है, फंडामेंटल, एडवांस एंड फुल लेंथ टेस्ट। फंडामेंटल में क्या होगा, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होंगे, तो सिलेबस को हमने 2 में डिवाइड कर रखा है। जैसे पॉलिटी को 2 सिलेबस में डिवाइड करके हाफ, तो उसके एक टेस्ट होएगा 100 क्वेश्चन। ऐसी इसी के बीच में हमने रिवीजन टेस्ट रखे, ताकि कुछ अगर 2-3 टेस्ट चलिए तो एक रिवीजन की भी ज़रूरत है, ताकि जो पुराने टॉपिक्स हमने पढ़े वो भी रिवाइज हो जाए, तो वो हमने रिवीजन टेस्ट भी रखे हैं बीच में। फिर एडवांस लेवल टेस्ट में क्या होएगा, एक टेस्ट पर सब्जेक्ट, और उसमें क्या होएगा, हम सोर्सेस भी एक्सपैंड करेंगे, करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होएगा, क्वेश्चंस का लेवल भी इंप्रूव होएगा, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो। फिर फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट होएगा, तो ये टोटल 9 टेस्ट होंगे। तो 12 + 9 + 9, 12 फंडामेंटल मिक्स विद रिवीजन टेस्ट, 9 एडवांस मिक्स विद रिवीजन, 9 फुल लेंथ टेस्ट। तो आप जाके शेड्यूल देख सकते हो हमारी साइट पे, तो आप एनरोल करो। फर्स्ट टेस्ट हमने ओपन रखा है, पॉलिटी का टेस्ट था, फर्स्ट हाफ सिलेबस ऑफ पॉलिटी, उस पर टेस्ट रखा है। आप देखो, सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा, पसंद आएगा तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप कोड यूज़ कर सकते हो 15 AOG, डिस्काउंट मिलेगा आपको। 4500 की टेस्ट सीरीज है, 3500 पे पड़ेगी आपको, 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन हेल्पफुल था, एंड किसी को क्वेरीज है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेल कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।